जो रिमूव्ड पोर्शन है, अब देखो यहां पे समझो ऊपर वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 4। बोलो समझा? हाँ सर। अच्छा, तो अगर पाई आर स्क्वायर एम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्या एम बाई 4 को रिप्रेजेंट करेगा? यस सर। मतलब जो आप एम डैश जिसको मान रहे हैं ना, एम डैश जिसको आप मान रहे हैं वो एम बाई 4 है। सो एम बाई 4 आर स्क्वायर बाई 4 नीचे 2 प्लस एम बाई 4 आर स्क्वायर बाई 4 ऐड कर लो भाई, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4, 4 और 2 32 और ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 16। सो इट इज 3 बाई 32 एम आर स्क्वायर। आप इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में रख दें तो वैल्यू हो गया therefore inertia of remaining portion is equals to 3 by 2 of mr square minus 3 by 32 of mr square। नीचे में 32 ले लिया एलसीएम, 16 से 3 का मल्टीप्लाई 48 और माइनस 3 mr स्क्वायर, 48 में से 3 गया 45 बाई 32 mr स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? सर वो m/4 जो था कैसे आया? हाँ सर। देखो पूरा का एरिया बताओ, क्या पूरा का एरिया पाई आर स्क्वायर है? यस सर। तो पूरा का मास m है। यस सर। जिसको आप कट करके निकाल रहे हो उसका रेडियस है r/2। यस सर। तो उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यूनिटरी मेथड से चलिए, यूनिटरी मेथड से अगर पाई आर स्क्वायर m मास को रिप्रेजेंट करता है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 m बाई 4 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ सर। इसीलिए m डैश को हम लोग m बाई 4 लिखे। करेक्ट? और किसी को कोई डाउट? अच्छा चलो तुम्हारे आईक्यू पे कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई सॉलिड स्फीयर होता और उसमें से r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर कट करके निकालते तो एरिया से नहीं सोचते, वॉल्यूम से सोचते। हाँ सर। तो पूरा वॉल्यूम होता 4/3 पाई r क्यूब, वो m दिखाता। अगला होता 4/3 पाई r/2 का क्यूब, तो बताओ वो कितना m दिखाता? सर m/8। वेरी गुड, वो m/8 को रिप्रेजेंट करता। ओके नोट करो नोट करो नोट करो इसको, ये समझने में। चलो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक लास्ट टर्म है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन की होता क्या समझो। रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरह का डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरह का डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस के स्क्वायर को अगर आप बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, उस डिस्टेंस के स्क्वायर को अगर आप रिजिड बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एग्जैक्टली जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिए गए एक्सिस के अबाउट में उसके बराबर हो जाता है।
वो एग्जैक्टली जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिए गए एक्सिस के बराबर अबाउट में उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझे कि मान लो जैसे ये एक रिजिड बॉडी और ये रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट में ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ऐसा। ठीक है, ये अब आप क्या करें, इस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब आप क्या करें, इस एक्सिस से के डिस्टेंस अवे बॉडी के मास के बराबर आप एक मास मान लें। ठीक है, जब आप इस m को इस k के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट इनर्शिया के बराबर होगा। मतलब k का वैल्यू रूट अंडर I by m होगा, यही k कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके स्क्वायर को अगर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो जैसे हम लोग के पास ये एक रॉड है और ये रॉड जो है वो इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मान लो L by 5 कुछ भी L by 5 समथिंग। तो सबसे पहले अगर आप इसका इनर्शिया निकालेंगे तो इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस ma स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर वाला होगा ml स्क्वायर बाय 12 और प्लस m यहां होगा L by 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोग का ml स्क्वायर बाय 12 और प्लस ml स्क्वायर बाय 25। यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दो 25 ml स्क्वायर और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 ml स्क्वायर। तो एग्जैक्ट इसका इनर्शिया आ रहा है 37 by 300 ml स्क्वायर, 37 by 300 ml स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब कोई बोला कि सर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। आप क्या करें, इस इनर्शिया को बस m के स्क्वायर से इक्वेट कर दें, तो हो गया कितना 37 by 300 ml स्क्वायर इज m के स्क्वायर, mm कैंसिल, k का वैल्यू आया रूट अंडर 37 by 300 L बाहर इज इक्वल्स टू k, दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना है, जो एक्सिस आपको दिया गया है उस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए और बस उसको m के स्क्वायर से इक्वेट करके k का वैल्यू निकालिए और जो k आएगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को अगर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस के अबाउट में आता है उसके बराबर होगा। क्या समझे? यस सर। लिखो, थोड़ा डेफिनेशन लिखो फिर नोट करना। डेफिनेशन लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन। लिखो इसमें that perpendicular distance from axis of rotation, that perpendicular distance from axis of rotation whose square, that perpendicular distance from axis of rotation whose square when multiplied with whose square when multiplied with
mass of body whose square when multiplied with mass of body, comma, it will be equals to moment of inertia of that rigid body. It will be equals to moment of inertia of that rigid body about given axis, comma, is known as radius of gyration. Is known as radius of gyration. Is known as radius of gyration. हो गया? Yes. चलो ठीक है, नोट करो उसको फटाफट. तो देखो चीज ऐसे चलता है, यहां तक जाके अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेक्शन खत्म हुआ. अब बोलिए एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 2 days प्लस समथिंग पढ़ाई हो रहा है. हमको पता है इसका एक क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स में जब भी आप कंपटीशन फेस कीजिएगा एक क्वेश्चन एकदम तय आएगा. अभी एग्जाम होगा, तुम कॉपी उठा के देख लेना. अभी एग्जाम होगा, जेईई मेंस होगा, नीट होगा, सब होगा. और यहाँ पूरा रोटेशन खत्म हो जा रहा है एक क्लास में, तो क्या करेगा? चलिए ठीक है, सबका अपना अपना तरीका. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, दैट इज टॉर्क. concept of torque. सुनना, ध्यान से सुनना, समझना. किसी भी पर्टिकुलर फोर्स का दो तरह का इफेक्ट होता है. एक बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट करता है तो दूसरा बॉडी में रोटेशन क्रिएट करता है. मान लो जैसे हम इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएं और ये ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेशनल मोशन. अभी देखो मेरे हाथ से जो फोर्स लग रहा है उसको ट्रांसलेट कर रहा है. लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस पे जब फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेशन क्रिएट कर रहा है. अभी देख रहा, रोटेशन हो रहा है. Yes, sir. जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है तो फोर्स का ये देखो मेरा राइट हैंड साइड फोर्स का एक्सिस से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. देखो यहां फोर्स लग रहा है ना, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जब आप इस फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस फोर्स का टॉर्क होता है. जब आप इस फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फोर्स का टॉर्क होता है. देखो आप लोग हैंडपंप चलाए हैं, हैंडपंप? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मान लो हैंडपंप यहाँ पे इस हाथ के पास यहाँ क्लैंप है, तो आप लोग हैंडपंप यहाँ पकड़ के चलाते हैं क्या, कि यहाँ पकड़ के चलाते हैं? No, sir. सर किनारे से. ये वाला ना. पता है क्यों? Yes, sir. क्योंकि आपके हाथ का जो फोर्स है मान लो 20 न्यूटन है, जब आप यहाँ पकड़िएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो इसका टॉर्क कम होगा. आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. देखिएगा बहुत मेहनत करना पड़ता है. लेकिन अगर आप दूर पकड़ते हैं तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये फोर्स का टॉर्क ज्यादा होता है, आसानी से हैंडपंप चलता है. करेक्ट?
बोल दे भाई, समझा? यस सर। तो जब आप किसी फोर्स को किसी एक्सिस या पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या है? किसी भी फोर्स के टर्निंग या ट्विस्टिंग इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं, एंड इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक रोटेशन मैकेनिक्स में एक वर्ड का मतलब समझना, नाम है मूवमेंट। नाम है मूवमेंट। जब आप कोई भी, मान लो जैसे फोर्स है, इस फोर्स को जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहलाता है फोर्स का मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। तो दूसरा लाइन सुनिए, मूवमेंट ऑफ एनी फोर्स, दिमाग में रख लेना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से सुनो, मूवमेंट ऑफ एनी फोर्स, दिमाग में रख लेना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्या आप समझे? जब आप फोर्स को किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फोर्स का मूवमेंट कहलाता है। और किसी भी फोर्स का जो मूवमेंट है वही उस फोर्स का टॉर्क है, दिए गए पॉइंट या दिए गए एक्सिस के अबाउट में। तो टॉर्क कुछ और नहीं होता, फोर्स का टर्निंग या ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है। अभी आपको हम कुछ कुछ लाइन बोल रहे हैं, सुनिएगा, समझिएगा, बताइएगा वहां फोर्स का टर्निंग इफेक्ट यूज है या नहीं। जब आप घर में डोर को बंद करते हैं या खोलते हैं, बंद करते हैं या खोलते हैं, क्या ये डोर अपने एक्सिस के अबाउट में घूमता है? यस सर। तो याद रखना वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, तो वहां टॉर्क काम आएगा। चलो कोई बॉटल है तुम्हारे हाथ में, बॉटल का कैप खोलना है, ढक्कन खोलना है, तो क्या तुम वहां फोर्स लगाता है तो ढक्कन घूमता है? यस सर। यस सर। ये भी ध्यान रखना कि फोर्स का टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है, फोर्स का मूवमेंट है, टॉर्क है। जब आप किसी लॉक को की से खोलते या बंद करते हैं तो क्या वहां फोर्स के कारण वो घूमता है? यस सर। याद रखना वो भी टॉर्क है, करेक्ट। तो ये सब मोशन है। अभी देखो जैसे हम इसी को ऐसे यहां से पकड़ ले और छोड़ दे, तो ये देखो ये रोटेशनल मोशन हुआ ना। हाँ सर। तो ये इसके mg का ये यहां mg इसके बीच में लग रहा है, mg का ये रोटेशन है, mg का ये टॉर्क है, करेक्ट। यस सर। लिखो, थोड़ा स्टेटमेंट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन है इसमें, लिखो इसमें। सर हाँ बोलो। ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं ना, मतलब रोटेशनल मोशन में जो भी फोर्स लगे उसी को हम टॉर्क कहते हैं। एक्चुअली फोर्स टॉर्क नहीं होता, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जो क्वांटिटी आता है वो टॉर्क होता है, ठीक है। ओके सर। लिखो नीचे, द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट, द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट produced by any force, the turning or twisting effect produced by any force about given axis is called torque. Or we can say that moment of any force, or we can say that moment of any force about given axis is called torque. मान लो जैसे ये मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी इस पॉइंट के अबाउट में हिंज्ड है, यहाँ पे हिंज्ड है तो इसी पॉइंट के अबाउट में घूमेगा। अब आप क्या किए, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिए इस डायरेक्शन में। जब आप उस पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो फोर्स का ये रहा लाइन ऑफ एक्शन,
समझना ध्यान से। और ये जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाए हैं उसका इस पॉइंट के अबाउट में पोजीशन वेक्टर है r। पोजीशन वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दो, इससे पता चल जाएगा कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है कुछ थीटा। ठीक है, अब देखो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा बार बार आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, समझ में आ रहा है? आप जब फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ये टॉर्क होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा आएगा। तो जरा गौर करो, ये r है, ये थीटा है, तो क्या ये जो r परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है वो r का साइन थीटा है? बोलो भाई बोलो, समझा? हाँ सर, यस सर, हाँ। तो देखो टॉर्क टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स में आप F ले लें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में r sin थीटा ले लें, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू Fr sin थीटा। आप थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में जाओ, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो आप पढ़े हैं याद कीजिए। अगर AB sin थीटा लिखते हैं तो वो तो दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना? यस सर। तो याद रखना कि जो यहाँ टॉर्क वेक्टर है वो r क्रॉस f है। r क्रॉस f है, हम f क्रॉस r नहीं बोल रहे, हम बोल रहे r क्रॉस f। r क्रॉस f है, f क्रॉस r नहीं है। आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता है, उसका डायरेक्शन उल्टा होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। आप हड़बड़ी में क्या करते हैं, आप f क्रॉस r लिख के आ जाते हैं, उल्टा हो जाता है डायरेक्शन। आपको हमेशा r क्रॉस f लिखना है टॉर्क के जगह पे। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस f इनटू r परपेंडिकुलर Fr sin थीटा या r क्रॉस f। अब आगे देखो समझो। मान लो जैसे हम लोगों के पास कोई एक फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से गुजरता है। सर क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझाइए। अच्छा, आप लोग दरवाजा को पकड़ लीजिएगा ऐसे हैंडल से और खींचिएगा। खींचने का मतलब है जो दरवाजे का लेंथ है ना उसके पैरेलल में आप उसको खींचिएगा, क्या घूम जाएगा दरवाजा? नो सर। जब आप उसको परपेंडिकुलर में पुश करते हैं तब ना घूमता है। यस सर। हम दिखाना चाह रहे हैं। हाँ देखो, सपोज इसको यहां से पकड़ लिए और हम इसको इस तरह खींच रहे हैं, इस तरह खींच रहे हैं, तो क्या ये घूम रहा है? घूमने के लिए हमको इसको ऐसे फोर्स लगाना होगा, इस तरह से तो नहीं। होता क्या है ना कि जब आप कोई फोर्स लगाते हैं और उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से गुजरता है तो वो कभी बॉडी को घुमा नहीं पाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है समझो। ये एक रिजिड बॉडी इस पॉइंट पे हिंज्ड है। अगर हम कोई एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और इसको खींचेंगे तो बताओ क्या ये घूमेगा? बोलो जी। देखो यहां एक्सिस है और हम इधर से खींच रहे हैं, तो क्या ये घूमेगा? नो सर, नहीं घूमेगा। घूमने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा सोच के बताना, क्या ये इसको घुमा पाएगा? यस सर। बिल्कुल घुमाएगा। सोच के बताना और सोच के बताना। ये मेरा F3 है, ठीक है? F3 का ये है लाइन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सोच के बताओ क्या F3 की वजह से ये घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। आप इधर को इसको याद दबाइएगा, इधर घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब आपका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन वहीं से गुजरता है जहां से आपका हिंज्ड पॉइंट है, तो एक्चुअली टॉर्क जीरो होता है। अब इसका मीनिंग देखो यहां, अगर ये फोर्स ऊपर घुमा के आर के साथ पैरेलल कर दिया जाए
तो क्या ये थीटा 0 हो जाएगा? यस सर। और थीटा 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा, यस सर। तो टॉर्क 0 होगा। हाँ सर। पता है, आप देखिएगा ध्यान से ना, तो इस केस में होता यही है कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स पैरेलल हो जाता है। फोर्स पैरेलल टू आर, थीटा इक्वल्स टू 0, टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। बोलो समझा? यस सर। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, टॉर्क ऑफ एनी फोर्स whose line of action passes through hinged point or axis of rotation is 0। अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हिंज्ड पॉइंट से पास करे या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो उसका टॉर्क 0 होता है। ये था इसके लिए F1 के। अब टॉर्क का डायरेक्शन हमको पुट करना है, टॉर्क का डायरेक्शन समझना। सोच के बताओ, जब अकेले F2 लगेगा तो ये बॉडी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो याद रखना कि जो टॉर्क मेरा F2 का है वो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मान लो यही है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 है, तो आप क्या करें, F2 को R2 से मल्टीप्लाई कर दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा सोच के बताइए सब कोई, अगर F3 लगेगा तो बॉडी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? क्लॉकवाइज ये घुमा देगा इसको। यस सर। ठीक है, तो टॉर्क अगर हम F3 का लेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, F3 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R3 क्लॉकवाइज। अब सोचो कि तुम घर का दरवाजा तुम अंदर खींच रहा है, कोई दोस्त है बाहर खींच रहा है, तुम्हारा फोर्स ज्यादा है, दोनों उसको एक्सिस के अबाउट में अपोजिट में घुमाना चाहता है, तुम उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तुम्हारा दोस्त एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। अंदर खींचेगा बाहर खींचेगा तो उल्टा ही ना होगा। ठीक है, अब बताओ दरवाजा किधर घूमेगा? जहां का टॉर्क ज्यादा होगा, जिधर का टॉर्क ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो जब कभी भी इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आता है तो आपको अगर नेट टॉर्क चाहिए, नेट टॉर्क, तो वो होता है जितना भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसमें से जितना भी आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है सबको माइनस कर लीजिए, ये आपको नेट टॉर्क होगा। अब यहां हम थोड़ा समझा दें आपको, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस हो ये जरूरी नहीं है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को माइनस कर देंगे। करेक्ट? यस सर। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। जैसे तुम अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो दरवाजा अंदर आएगा, अगर दोस्त ज्यादा फोर्स लगाया तो दरवाजा बाहर की तरफ घूमेगा। सही है? यस सर। नेट टॉर्क हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, न्यूटन का सेकंड लॉ बताइए, F नेट इज इक्वल टू क्या होता है? अरे न्यूटन का सेकंड लॉ F नेट इक्वल्स टू ma नहीं होता है, जिसमें हम लोग dp by dt लेते हैं, सेकंड लॉ उसको पूरा डिराइव करते हैं तो F इक्वल्स टू ma आता है। यस सर। उसी तरह जो नेट टॉर्क है वो हमेशा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं एक न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन। देखिए, ये एक रॉड है, इस पॉइंट पे हिंज्ड है, जैसे ये है, समझना, जैसे ये है ऐसे यहां पकड़ के रखे हैं।
तो इसको mg नीचे खींच रहा ना, यस सर। जब हम छोड़ेंगे तो ये ऐसे नीचे गिरेगा। हाँ सर। इसका मास m, लेंथ l लेना, ऐसा लिखा है। when this rod is free to move then find angular acceleration of rod, रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, और दूसरा सी ए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड सी, ए और सी का एक्सेलरेशन बताना है। पहले हमको सबको सोच के बताइए, दिमाग शांत करके बताइए। आप सोच पा रहे हैं इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, क्या आप ये सोच पा रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके सेंटर पे इसका mg लग रहा है, करेक्ट है? यस सर, ऊपर की तरफ नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल कहाँ, हवा में है। यहाँ पे हिंज है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स F1 मान लेते हैं और एक फोर्स इधर मान लेते हैं F2, खींच के रखेगा। याद रखना ये हिंज पॉइंट था O। लेकिन हम एक चीज पूछ रहे हैं, O पॉइंट के अबाउट में ये बॉडी घूम रहा है, सही है ना? इस ऐसे ऐसे है, ये O पॉइंट है मेरा थंब, O पॉइंट के अबाउट में ये बॉडी घूम रहा है। तो मेरे थंब का फोर्स, मेरे हाथ का फोर्स का O पॉइंट के अबाउट में कोई टॉर्क होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। कारण देख लीजिए, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से जा रहा है, तो इसका कोई टॉर्क नहीं होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। तो अगर हम इस बॉडी पे नेट टॉर्क निकालें, चलो हम इसका आंसर दिखा रहे हैं। तो टॉर्क नेट में हम लिखेंगे केवल टॉर्क ऑफ mg, क्योंकि बाकी दोनों का टॉर्क 0 है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू फोर्स हो गया mg, और mg का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 है। यस सर। अब यहां पे देखो I नेट हो गया I अल्फा mg l/2। अब आप हमको बताइए कि इनर्शिया का वैल्यू कितना ले, ये इस पॉइंट के अबाउट में घूम रहा है ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इंड के अबाउट में इनर्शिया कितना होता है रॉड का? बोलो बोलो। वेरी गुड। हाँ, ml² by 3 अल्फा इज mg l/2। अब देखो ये m से m कटा, l से ये स्क्वायर कटा, तो क्या यहां से अल्फा का वैल्यू 3g/12 आ रहा है? अल्फा इज 3g/12। यस सर। तो चलो भाई, पहला आंसर आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन 3g/12। अब देखो, अगर हम टेंजेंशियल एक्सेल, देखो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का मतलब ये है कि इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए। अब आप हमको बताइए कि अगर अल्फा दे दे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है सर्कुलर मोशन? अरे यार बताओ, चैप्टर पे चैप्टर खत्म हो रहा है, एग्जाम है फाइनल, पिछला जो पढ़ा है वो भी नहीं याद करके बैठा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन नहीं आता है।
आप लोग नहीं पढ़े हैं अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई आर? बोलिए पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? हो सकता है हमसे छूट गया होगा, ऐसा है क्या? तो भाई याद नहीं करेगा, फाइनल एग्जाम देगा, दे दे, ठीक चलो ठीक। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन सी का लिखेंगे, यहां से आप लिख सकते हैं ना a इज इक्वल टू अल्फा आर। अगर आप एक्सप्रेशन सी पॉइंट का लिखेंगे तो अल्फा अल्फा है और आर एल बाई टू है, अल्फा एल बाई टू। अल्फा का वैल्यू यहां पे दिया है 3g/12 मल्टीप्लाइड विथ l by 2, एल कैंसिल, 3g/4। और जब आप एक्सप्रेशन ए पॉइंट कर लेंगे तो अल्फा इंटू उसका तो रेडियस एल होगा पूरा एल, तो आप सॉल्व कर लीजिए 3g/2 आएगा। ये तरीका नोट करो दिमाग शांत करके, यहां तक नोट करो दिमाग शांत करके। एक चीज लिख देते हैं, प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यहां पे प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क। हाँ चलो नोट करो फटाफट।